स्टार्ट हो गया है। मेरी आवाज साफ आ रही है आप लोगों को? आवाज साफ आ रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि स्टार्ट करें फिर क्लास। गोकुल प्रजापति जी, निधि प्रजापति और ऋषु, अनिल, आवाज आ रही है? एक बार क्लियर कर दीजिए तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, गोकुल प्रजापति जी, निधि प्रजापति, आ रही है आवाज? चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी पाठशाला एग्जाम्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। नेहा जायसवाल जी, अनिल कुमार, ऋषु मौर्य, अनिल कुमार, ऋषु मौर्य, निधि, गोकुल प्रजापति, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोग क्लासेस को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग अपने करंट अफेयर्स को स्टार्ट करें। मिस्टर मोनवर अंसारी, अनिल कुमार जी, बहुत बहुत नमस्कार। चलिए, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दिया करिए क्योंकि आप ही लोग से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो आप ही लोगों की मदद से ही क्लास आगे बढ़ती है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन आज का करंट अफेयर्स 19 जनवरी 2021। आज आपके करंट अफेयर्स के मेन पॉइंट्स आपको पहले दिखा देते हैं। डेमो में पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, वरना हम आपको बता देंगे। हाल ही में किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की? हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या फिर आपका इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एनडीआरएफ जिसको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कहते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, क्षेत्र में भी अगर संगीतकार भी होंगे या लेखक भी होंगे, इनके भी अपने अपने अलग क्षेत्र भी होते हैं। संगीतकारों के अपने अपने अलग अलग घराने होते हैं, जैसे बनारस का घराना, धारवाड़ का घराना, अलग प्रकार के घराने भी हुआ करते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च मुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? ये भी मैंने टेस्ट सीरीज में आपको रात की क्लास में 9:30 की क्लास में करवाया भी हुआ था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता व्यक्ति बने हैं? जो कि आपने देखा होगा ऑपरेशन संजीवनी जो स्टार्ट हो चुका है और भारत में क्या वैक्सीन का वितरण होना शुरू हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किसे IFFI जिसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये हाल ही में बड़ा फेमस हो रहा है जो कि गोवा में अभी आयोजित किया गया है। इसमें आपका डेब्यू मूवी भी कौन सी है, किसके नाम का फोकस ज्यादा किया गया है और अभी इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया है? नेक्स्ट, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे बनी हुई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को किसने हरी झंडी दिखाई है? ये पर्यावरण के संबंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूएसआईबीसी की वाइस चेयरमैन चुना गया है? जो कि यहाँ पर 3 लोग चुने गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है? और ये है आपके सारे क्वेश्चन। सभी लोग क्लास में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग क्लास को फटाफट अपनी स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया है? ठीक है, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे भाई। ठीक है, साउंड नहीं आ रहा है? एक मिनट हर्ष 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 हर्ष, साउंड नहीं आ रहा है, एकदम से प्रॉब्लम करने लगता है यार। एक मिनट होल्ड करिए, एक बार रिफ्रेश करिए, आप लोगों को आवाज आ जाएगी। अभी सभी को आवाज आ रही है? एक बार रिफ्रेश करिए, आप लोगों को आवाज आ जाएगी। अभी सभी को आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है आपको? ओके ओके ओके, हाँ जी, राकेश पासवान जी, घिचकिच दूर कर दी हमने।
चलिए अभी सबको आवाज आ रही है ना? चलिए ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अभी हम लोग रिवाइज किया। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाल ही में एनडीआरएफ, जिसको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कहते हैं, ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से थे? ठीक है, तो ये सभी को पता है, ये संगीतकार थे, लेकिन किस घराने से थे? नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च, अभी आ रही आवाज? ओके ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? जो अभी मैंने आपको रात की टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन बताया भी था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आपका एग्जाम में आने का उम्मीद रखता है। हाल ही में कौन भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता व्यक्ति बने हैं? ठीक है, तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा ऑपरेशन संजीवनी को अभी लॉन्च कर दिया गया है, तो उसके तहत भारत में वैक्सीन का वितरण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया है? जो कि हाल ही में नासा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को किसने हरी झंडी दिखाई है? यह पर्यावरण के संबंध में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाल ही में किसे यूएसआईबीसी मतलब आता है आपका यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की वाइस चेयरमैन चुना गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है, जो कि पेट्रोलियम के क्षेत्र में है? ठीक है, तो ये है आज के आपके दोस्तों क्वेश्चन, और हम लोग चलिए इनको थ्योरी वाइज इनको पूरा करते हैं। ठीक है, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। अभी आप लोग आवाज आ रही होगी, तो अभी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। वेरी गुड, ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखिए जरा, हाल ही में किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने शुरू की है, मध्य प्रदेश ने शुरू की है, या फिर केरल ने स्टार्ट किया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किसने स्टार्ट किया है? ये केरल ने स्टार्ट किया है। यहां पर आंसर आपका क्या होगा? केरल होगा। बाकी की चीजें हम लोग थ्योरी पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये वन स्कूल वन आईएएस योजना को उन गरीब बच्चों के लिए शुरू किया गया है जो कि पढ़ने के इच्छुक रखते हैं, जो कि सिविल सर्विसेज में जाने के इच्छुक रखते हैं, लेकिन उनके पास आर्थिक रूप से इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियली कमजोर होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। उनके लिए केरल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक योजना चलाई है, वन स्कूल वन आईएएस स्कीम। ठीक है, और ये किस स्टेट ने चलाई भाई? केरल ने। तो अभी हाल ही में केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जी ने, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, आरिफ मोहम्मद खान, और सभी को पता है केरल के मुख्यमंत्री कौन है भाई? केरल के मुख्यमंत्री सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, पिनाराई कौन है? विजयन। ठीक है, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी कर देंगे भाई। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, आरिफ मोहम्मद खान जी ने अभी हाल ही में वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया है, जो कि केरल स्टेट के लिए शुरू किया गया है। ये किस प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है? ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं वैदिक इरुडाइट फाउंडेशन। अभी आवाज सबको आ रही है? वैदिक इरुडाइट फाउंडेशन स्कॉलरशिप स्कीम। तो ध्यान रखिएगा, ये स्कीम शुरू की गई है, जिस स्कीम के तहत केरल में रहने वाले वो सारे बच्चे जो कि पढ़ने के इच्छुक हैं, जो कि सिविल सर्विसेज में जाने के इच्छुक हैं, उनको लेकिन उनके पास फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यहां पर एक सिस्टम स्टार्ट किया गया है। आरिफ मोहम्मद खान जी, जो कि आपके गवर्नर हैं कहां के? केरल के, उन्होंने वैदिक इरुडाइट फाउंडेशन स्कॉलर स्कीम के तहत वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया गया है। ये उनके लिए स्कीम है जो कि बच्चे फाइनेंशियली बहुत कमजोर हैं, ठीक, फाइनेंशियली वीक है, और वो सिविल सर्विसेज में जाने के क्या है? इच्छुक है, सिविल सर्विसेज में जाने के इच्छुक है। तो इस तरीके से उनको कोचिंग प्रदान की जाएगी, जिससे कि वो क्या करेंगे, जिससे वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, और आने वाले समय में हमारा जो नेक्स्ट जो जनरेशन है वो हमारी मजबूत साबित होगी। ठीक है, सभी के लिए क्लियर है ये? तो ध्यान रखिएगा। वेरी गुड। और सोनम कुमार जी बिल्कुल नमस्कार। ठीक है,
माइक टेस्टिंग ओके, अच्छा ठीक है। चलिए सभी लोग क्लास को शेयर भी कर देंगे। अगर बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल कॉमन है, ठीक है, आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है भाई? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कौन है मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो ये केरल स्टेट द्वारा लॉन्च की गई योजना है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में फाइबर ऑप्टिक्स की योजना भी, ध्यान रखिएगा, हाल ही में अगर केरल की योजनाओं की दोस्तों हम लोग बात करें तो केरल की सबसे नई योजनाओं में फाइबर ऑप्टिक्स की योजना थी, जिसके तहत केरल के हर स्कूल में और केरल के हर स्थान पे पूरे केरल में वाईफाई सिस्टम के तहत पूरा का पूरा इंटरनेट फ्री कर दिया गया है। तो यहां पर देखिए, किसी को अगर फायदा होता है तो किसी को नुकसान भी होता है। पूरे केरल में वाईफाई इंटरनेट फ्री किया गया है, जिसको फाइबर ऑप्टिक्स के तहत किया गया है, लेकिन वो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए किया गया। लेकिन इससे नुकसान किसका होगा? जो कि इंटरनेट का बिजनेस करते थे वहां, तो वो उनको इस बात का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब वहां पर हर इंसान फ्री में वाईफाई का यूज करेगा, ठीक है। सभी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन, वन स्कूल वन आईएएस स्कीम, क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया है। जैसे वैदिक इरुडाइट, अभी जब मैंने आपको बताया वैदिक इरुडाइट, ये स्कॉलरशिप स्कीम है, फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेगा जो कि शैक्षणिक रूप से सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के इच्छुक है, लेकिन वो पूरी तरीके से क्या है, वो पूरी तरीके से आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या कमजोर है। लगभग ऐसा माना जा रहा है कि जिसमें राज्य भर के 10,000 लड़के लड़की क्या होने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से केरल के विभिन्न जो शिक्षा संस्थान हैं इस योजना में शामिल होंगे आगे फाइनेंशियल के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? ध्यान रखिएगा, एनडीआरएफ की हम लोग बात करेंगे तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे अच्छी जो रिस्पांस फोर्स है वो हमारी है, ठीक है, भारत की। तो सभी लोग क्लास के बाद शेयर भी करते रहिए भाई। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, 19 जनवरी 2006 में, सन 2006 में एनडीआरएफ का निर्माण किया गया था, जो कि नेशनल डिजास्टर से रिलेटेड रिस्पांस फोर्स के रूप में है। अभी तक का एनडीआरएफ का जो रिकॉर्ड है वो है लगभग 1 लाख लोगों की ये लोग जाने बचा चुके हैं, और लगभग ये लोग 31,000 ऐसे प्रोग्राम से वो चला चुके हैं जो कि डिजास्टर से रिलेटेड थे। यानी कि इन 14 सालों में लगभग 31,000 बड़े प्रोग्राम इन लोगों ने चलाए हैं जो कि डिजास्टर से रिलेटेड प्रोग्राम थे, जिसमें लोगों ने लोगों की क्या बचाई है, जाने बचाई है। क्लियर हो गया सभी को? ध्यान रखिएगा, एनडीआरएफ की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इन्होंने अभी अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है, 16th स्थापना दिवस इन लोगों ने मनाया है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, 16th स्थापना दिवस इन लोगों ने अभी बनाया है, 2006 में इनका गठन हुआ था। अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों इनके चीफ की, तो ध्यान रखिएगा, एसएन प्रधान आपके एनडीआरएफ के क्या है, चीफ है, ठीक है। एसएन प्रधान एनडीआरएफ के चीफ है। एनडीआरएफ का मेन जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है दोस्तों? वो आपका दिल्ली में है। क्लियर हो गया? तो ये आपका और ये किसके अधीन काम करते हैं? ध्यान रखिएगा, ये लोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन कार्यरत है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन कार्यरत है। तो एनडीआरएफ आपकी गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया है, और इसके जो आपके वो है क्या बोलते हैं चीफ है, वो कौन है? एसएन प्रधान है, ठीक है। सभी क्लियर है? ध्यान रखिएगा, जो इसका गठन किया गया था एक संसद में बनाए गए अधिनियम के तहत किया गया था, संसद द्वारा पारित अधिनियम था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये कभी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इनका गठन किया गया था, जो कि गठन किया गया 2006 में। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये इस एक्ट के तहत संसद द्वारा बनाई गई प्रणाली के अधीन ही इनका क्या हुआ है, गठन हुआ है। क्लियर है? तो ये हो गया आपके क्या, ये हो गया आपके एनडीआरएफ। अगर एनडीआरएफ की और कुछ अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखिएगा, इनका एक मोटो भी है, जिस मोटो के अधीन ये लोग चलते हैं, सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड, ये इनका क्या है, मोटो है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स वगैरह में मोटो वगैरह ज्यादा आया करते हैं, तो ये मोटो जरूर ध्यान रखिएगा। इनका मोटो क्या है? सेविंग लाइफ से आप आराम से याद कर लोगे, क्योंकि एनडीआरएफ का काम ही क्या है, जान बचाना है। तो सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड, उसके आगे भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एनडीआरएफ, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे भाई। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ, 18 तारीख को इन्होंने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसको एनडीआरएफ कहते हैं, उन्होंने 18 जनवरी को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है। देश के एक विशेष बहुकुशल मानवीय बल राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया, जिसको एनडीआरएफ कहते हैं, इन्होंने 19 जनवरी 2006 को ये बने थे। और ध्यान रखिएगा, ये लोग अपने क्या कर चुके हैं, ये लोग अपने इनका जो गठन किया गया वो आपका गठन किया गया 2006 में, और इनका जो गठन हुआ था वो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से थे? तो सभी को पता है वो किस क्षेत्र से हैं, हिंदुस्तानी घराने के, हिंदुस्तानी म्यूजिकल कल्चरल म्यूजिक के से रिलेटेड संगीतकार, हिंदुस्तानी कल्चरल म्यूजिक से रिलेटेड थे, कल्चरल म्यूजिक से रिलेटेड थे। और जो इनका दोस्तों जो इनका घराना है वो है रामपुर सहसवान घराना। ध्यान रखिएगा किस घराने से है ये, रामपुर सहसवान घराने। एक बात ध्यान रखिएगा, विभिन्न प्रकार के घराने चलते हैं संगीत के क्षेत्र में। आपको मैं बता दूं, जैसे आपका बनारस का घराना भी इनमें बहुत फेमस है। तो इन लोगों के अपने अपने घरानों के नाम होते हैं जहां से ये लोग पैतृक तरीके से बनते हैं, ठीक, मतलब पैतृक तरीके से तैयार हुए। तो रामपुर सहसवान घराना इनकी घराने का नाम है। और ये हिंदुस्तानी कल्चर म्यूजिक के क्या थे, बहुत तगड़े संगीतकार थे, जिनका अभी हाल ही में क्या हुआ है, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगर हम इनकी बात करेंगे दोस्तों, तो इनको पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इनको तीनों ही प्रदान किए जा चुके हैं। अगर हम लोग इनकी बात करें पद्मश्री की, तो पद्मश्री इनको मिला 1991 में, 1991 में। इनके पद्म भूषण की बात करेंगे तो 2006 में, 2006 में, और पद्म विभूषण इनको मिला 2018 में। अभी हाल ही में 2018 में इनको पद्म विभूषण मिला था। ध्यान रखिएगा, भारत के जो हाईएस्ट अवार्ड्स है, ध्यान रखिएगा सबसे ऊपर कौन सा आता है, भारत रत्न आता है। और मैं आपको बता दूं, जो ये पद्म अवार्ड्स है ये पूरी लाइन से एक श्रेणी में है, जिनमें आपका सबसे ऊपर आपका भारत रत्न है, इसी के जस्ट नीचे आता है पद्म विभूषण आता है, उसी के जस्ट नीचे थर्ड जो हाईएस्ट है वो पद्म भूषण आता है, और उसके नीचे आता है पद्मश्री। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसी सीक्वेंस में अवार्ड दिए भी जाते हैं। सबसे पहले पद्मश्री, उसके ऊपर पद्म भूषण, उसके ऊपर पद्म विभूषण, और सबसे ऊपर कौन सा होता है, भारत रत्न होता है। क्लियर है? 2019 में ये 3 लोगों को दिया गया, जिनमें आपके प्रणब मुखर्जी भी इनमें क्या थे, शामिल थे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, अगर इनकी हम लोग बात करें तो ये आपके जो गुलाम मुस्तफा खान जी हैं, इनको संगीत नाटक एकेडमी से भी इनको पुरस्कार दिया गया है 2003 में। संगीत नाटक एकेडमी से भी इनको पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखिएगा, संगीत के क्षेत्र में या विभिन्न प्रकार के आर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो संगीत नाटक एकेडमी का ही अवार्ड होता है। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी इनको दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में कला यानी आर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो आपका संगीत नाटक एकेडमी है, जो कि आपका 1953 में स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1953 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, दिल्ली में है। और इनकी बातें ध्यान रखिएगा, ये अब एक साथ मल्टीपल लोगों को दिया जा सकता है। हाँ, ये एग्जाम में आता है कि इसमें कितनी मनी दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि, शॉल और इसमें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता दूं, कभी भी इसमें दिमाग मत लगाइएगा, कभी आपके दिमाग में आ जाए कि भारत रत्न के जो अवार्ड है, भारत रत्न में कितनी राशि मिलती है, तो मैं आपको बता दूं, भारत रत्न में कोई भी कैश, पद्म अवार्ड्स में कोई भी कैश नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में मिलता है, आपको अर्जुन अवार्ड्स में मिलता है, आपको द्रोणाचार्य अवार्ड में मिलता है, जैसे उधर 25 लाख, 15 लाख, और फिर आपका 10 लाख मिलता है आगे जाके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए, तो उसमें अवार्ड्स मिलते हैं। लेकिन भारत रत्न में कोई अवार्ड में कोई भी आपको कैश मनी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स में 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। एक साल में 33 लोगों को ये अवार्ड दिए जाते हैं, 33 एनुअली, वार्षिक रूप से हजारों लोगों को ये मिल चुका है, वार्षिक रूप से 33 लोगों को मैक्सिमम ये एक बार में मिल सकता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर हम लोग भारत रत्न की बात करें या पद्म अवार्ड्स की बात करें, तो भारत रत्न, ध्यान रखिएगा, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है, जबकि पहला भारत रत्न ही भारत में कब मिला था, 1954 में मिला था दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, पहला भारत रत्न जो मिला सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, श्री राजगोपालाचारी को मिला था और सीवी रमन को मिला था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहली बार में ये 3 लोगों को दिया गया था। पहली बार में 3 लोगों को दिए जाने का मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। भारत रत्न के अवार्ड्स मैक्सिमम 3 लोगों को, मिनिमम 1 या फिर हो सकता है, मतलब पर ईयर भी नहीं दिया जाता। जरूरी नहीं है कि भारत रत्न को हर साल दिया जाए, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हर साल मिलते हैं।
स्पोर्ट्स के अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर जरूरी नहीं कि भारत रत्न आपको हर साल दिया जाए। हाँ, इतना पक्का है कि मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाएगा, 3 लोगों से ज्यादा को नहीं दिया जाएगा। एक बात। दूसरा आपको मैं बता दूं, जो आपके स्पोर्ट्स अवार्ड है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जो भी स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में बता दूं, ये किसी एक को इंडिविजुअली भी दिया जा सकता है या फिर एक टीम को भी दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो 1991 1992 का है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या अर्जुना अवार्ड किसी भी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है, इंडिविजुअली भी दिया जा सकता है या किसी एक टीम को भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि किसी टीम को नहीं मिलता है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो उसके बाद आपका जो संगीत नाटक एकेडमी है, जिसको किसके अधीन ये काम करते हैं, तो ये लोग संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। ये किसके अधीन आता है, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपके पॉइंट्स, ठीक है। ये हो गया संगीतकार गुलाम मुस्तफा खान को 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। क्लियर है। तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी करते रहेंगे भाई। इशफाक मीर, I was just in Lucknow city of Uttar Pradesh, just because of the fact my friend's father died yesterday, just day before yesterday, and I was there only. तो मैं वहाँ गया हुआ था, मैं कल रात में गया, तो कल रात में ही मैं संडे को आया लौट के, और मुझे पता था वो सही है, और सुबह मुझे खबर मिली कि उनकी डेथ हो गई, तो मुझे वहाँ जाना पड़ गया, तो इसलिए मैंने कल क्लास नहीं ले पाया था, ठीक है। सभी का क्लियर है। नहीं, कल ऋषभ मैचवार जी मेरी कल कहीं क्लास नहीं हुई। कल मैं सुबह आप लोगों को पढ़ाने आया था, उसके बाद फिर मैं चला गया था, फिर मुझे रैंडमली जाना पड़ गया था, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये आपका थ्योरी मैंने आपको बताई थी। 2003 में इनको संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड मिला था, जो कि सबसे बड़ा था। 2006 में इनको पद्म भूषण मिला, 2018 में इनको पद्म विभूषण मिला, और 1991 में इनको पद्मश्री मिला था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ध्यान रखिएगा, ये किताब जो है, ये इस किताब के बारे में मैं आप लोगों को क्लास में टेस्ट सीरीज में करा चुका हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, ध्यान रखना। आपको मैं बता दूं, ये हाल ही में लॉन्च पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक है आपके, कौन है? रामचंद्र गुहा। मैंने आप लोगों को ये चीज पहले भी बताई थी, ध्यान रखिएगा। रामचंद्र गुहा ने अपनी लाइफ के बारे में इस किताब में लिखा है कि कैसे मैं स्कूल और कॉलेजेस से कैसे मैं क्रिकेट खेलता आया और कैसे मैं धीरे धीरे क्रिकेट में रुचि लेता आया, और जस्ट आफ्टर दैट जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद वो कैसे इस बीसीसीआई से जुड़े, बीसीसीआई से जुड़ने के बाद कैसे वो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स के संपर्क में आए, मतलब कांटेक्ट में आए, उनसे कंपटीशन किया। तो ऐसे करके उन्होंने अपनी पूरी लाइफ के बारे में लिखा है कि तब से लेकर अभी तक का जो मेरा समय बीता है, उसके ऊपर इन्होंने एक किताब लिखी है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो ये किसने लिखी? रामचंद्र गुहा ने लिखी है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में इस बुक को जो रिलीज किया गया, वो रिलीज किया गया था, टाटा लिटरेचर फेस्टिवल होता है हर साल। टाटा इंडस्ट्री क्या करती है, हर साल मुंबई में टाटा लिटरेचर फेस्टिवल कराती है। वहां पर क्या हुआ था, टाटा लिटरेचर फेस्टिवल में इसको क्या किया गया था, इस बुक को क्या किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है। तो लॉन्चिंग इनकी यहां पर हुई है। बात करें हम लोग टाटा इंडस्ट्री की दोस्तों, तो टाटा की बात हमेशा ध्यान रखिए, जमशेदजी टाटा सभी को पता होगा। 1868 में टाटा इंडस्ट्री की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। दुनिया के लगभग 100 से ज्यादा देशों में टाटा ने अपनी इंडस्ट्रियां फैला रखी हैं, ठीक है। अगर इनकी हम लोग बात करेंगे तो इनका जो मेन बेस है वो कहां पर, मेन बेस इनका मुंबई में। टाटा है कौन? टाटा पारसी घराने से रिलेटेड है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इनके जो अभी चीफ है वो कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। ध्यान रखिएगा, नटराजन चंद्रशेखरन इसके चीफ के रूप में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके टाटा हुए। क्लियर हो गया सभी को? क्या हो गया सुनो, तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, आपके टाटा। तो ध्यान रखिए। और अगर हम लोग यहां बात करें अजय कुमार सिंह, तो अजय कुमार कौन है? हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, भारत के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जिनको रक्षा सचिव भी कहते हैं। तो भारत के रक्षा सचिव है कौन? आपके अजय कुमार सिंह, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे अनिल सूरी, तो अनिल सूरी के बारे में सभी लोग जानते थे। 4 जून 2020 को इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। कोविड-19 की वजह से मरे। भारत के अच्छे एक्टर्स में और एक अच्छे फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में जाने गए, ठीक है। हिंदी मूवीज में इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत बड़े लेवल पे भी काम किया। तो ये आपके अनिल सूरी जी हैं, जो कि फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर थे। 4 जून को कोविड की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। अजय कुमार सिंह जी क्या है? ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में कई समझौते भी इधर उधर देशों से किए हैं। रामचंद्र गुहा, इन्होंने ये बुक लिखी है, जो कि टाटा लिटरेचर फेस्टिवल में क्या की गई,
प्रकाशित की गई। सभी का क्लियर है? सभी का क्लियर है? यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो बुक प्रकाशित की गई है, ये बुक इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखी, चाइल्डहुड से लेकर बीसीसीआई में जाने में और खेल खेलने के दौरान। ठीक है। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा की नवीनतम पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट इस महीने टाटा लिटरेचर लाइव फेस्टिवल में वर्चुअली लॉन्च की गई थी। ठीक है। उनकी नवीनतम पुस्तक खेल के प्रति उनके प्रेम के साथ उनके जीवन की तुलना करती है। तो इसमें उन्होंने बताया कि कैसे मैंने कॉलेज के दिनों से खेलना शुरू किया और कैसे मैं संपर्क में आया बीसीसीआई के, और फिर मैं नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स के संपर्क में गया। ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अभी करंट अफेयर्स का ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। हाल ही में कौन भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता व्यक्ति बने हैं? तो ध्यान रखिएगा 16 जनवरी को जब ये ऑपरेशन संजीवनी का जब फेज स्टार्ट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा यहां मनीष कुमार, क्या नाम है? मनीष कुमार पहले ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जिनको भारत में सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई है। ठीक है। अगर इन चीजों को छोड़ दें तो पहले हम लोग इनके बारे में पूरा जान लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोविड की बात करें दोस्तों तो कोविड-19 ही क्यों बोला गया? क्योंकि एक्चुअल में इस वायरस का असर चाइना में ही दिख गया था, लेकिन इसका भारत में जब लॉकडाउन या पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा वो आपका मार्च 2020 में लगा। ठीक है। तो इसीलिए इसको कोविड-19 कहते हैं। कोविड के बारे में बता दीजिए, तो देख लीजिए कोविड के बारे में इंडिया में 2 वैक्सीन बनी है। एक आपकी कोविशील्ड बनी है दोस्तों, एक कौन सी बनी है? कोविशील्ड बनी है, और एक बनी है कोवैक्सीन। ठीक है। ये हमारी क्या है? ये हमारी स्वदेशी वैक्सीन है, जिनमें आपका कोविशील्ड है। सभी लोग बताएंगे कोविशील्ड को किसने तैयार किया है? तो ध्यान रखिएगा ऑक्सफोर्ड, या फिर आप इसी को कह सकते हैं एस्ट्राजेनिका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था। ठीक है। तो ये आपकी कोविशील्ड है, जिनमें पूरी तरह स्वदेशी आप नहीं कह सकते इसको, लेकिन हाँ फिर भी भारत में ही बनी है। कोवैक्सीन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ये किसने बनाई है? आपकी ये पूरी तरीके से स्वदेशी है, जो कि भारत बायोटेक ने बनाई है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंडिया में दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी वितरण के लिए मंजूरी मिल गई है, कोवैक्सीन को भी और कोविशील्ड को भी। ठीक है। अगर हम लोग दोस्तों बात करेंगे पी फाइजर की, तो ध्यान रखा, पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूं, अब तो रट गया होगा। पी फाइजर को किसने तैयार किया है? यहां आपका फाइजर और बायोएनटेक ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है? बायोएनटेक ने तैयार किया है। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे स्पुतनिक की, तो स्पुतनिक किस देश में बनी हुई है? स्पुतनिक आपकी रशिया में बनी है, जिसका इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन हो रहा है वो उसमें ब्राजील भी शामिल है रशिया के साथ। ठीक है। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। नया जसवाल जी बिल्कुल सही। ठीक है। तो बेटा इन चीजों को ध्यान रखना आप लोग। हाँ, भारत बायोटेक हैदराबाद, तो इन चीजों को ध्यान रखना क्योंकि कोविड का बोलबाला बहुत ज्यादा है। अब कोविड का अंत है, तो ध्यान रखिए एक और ऑपरेशन बड़े आराम से आ जाता है, ऑपरेशन संजीवनी। तो ध्यान रखिएगा, भले ही आप अगर भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन संजीवनी ही क्या है? वो वैक्सीन के वितरण को के जो पहल है इसको बोला गया ऑपरेशन संजीवनी। और संजीवनी सभी को पता ही होगा, संजीवनी बूटी तो बनाया जो कि हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए लेकर आए थे। ठीक है। तो बड़ा आराम से आपको याद हो जाएगा। अगर नहीं भी याद होगा तो मुझे इतना पक्का है कि एग्जाम में आएगा तो आप इसको कर दोगे, क्योंकि एग्जाम में जैसे ऑप्शन दिखता है ना तो वो सही सलामत आंसर दिख जाता है। हाँ, ये बताया था सर। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में भारत में दिल्ली में पहले स्वास्थ्यकर्ता हैं जिनको मनीष कुमार, जिनको ये कोविड वैक्सीन की इंजेक्शन लगाया गया है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे सभी क्लियर है? कौन सी तारीख को इनको लगाया गया? ध्यान रखिएगा 16 को ये प्रोग्राम क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है। 16 जनवरी को ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। ठीक है। अजय कुमार के बारे में आपको बता ही चुका हूं। अजय कुमार क्या है? बार बार ऑप्शन में इसलिए दे देते हैं क्योंकि ऑप्शन को भी बेकार नहीं कर सकते। अजय कुमार कौन है? रक्षा सचिव है। जैसे अभी हाल ही में कुछ दिन से सोमा मंडल ऑप्शन में बहुत दिखाई दे रही थी, तो सोमा मंडल आपको अब दिमाग में बैठ गई होंगी, बार बार पढ़ोगे तो दिमाग में बैठ जाएंगी कि वो सेल की चीफ बन गई है। ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपके क्या? ये हो गया आपका कोविड वैक्सीन के बारे में। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा, भारत का जो ऑपरेशन संजीवनी है एक इतिहास बन गया है। हाँ, साइड इफेक्ट्स भी है, तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन संजीवनी। ध्यान रखिएगा भारत में बेटा एक इतिहास रिकॉर्ड बन गया है। जैसे कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा करी कि दुनिया के 100 से ऐसे ज्यादा देश हैं जहां की 3 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। तो दुनिया के 100 से ऐसे ज्यादा देश हैं जिनके पास 3 करोड़ की पॉपुलेशन भी नहीं है। ठीक है। और भारत में जो ऑपरेशन संजीवनी का जो फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ है, वो फर्स्ट फेज ही ये कह रहा है कि पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को एक साथ वैक्सीन दी जाएगी। मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 वैक्सीन का सबसे बड़ा ऑपरेशन है दुनिया का। कौन सा? ऑपरेशन संजीवनी। ठीक है। जहां दुनिया
पूरी दुनिया के देश 3 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं रखते, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर हालात ये हो रहे हैं कि भारत में पहला फेज ही क्या कर रहा है, 3 करोड़ पॉपुलेशन को वैक्सीन दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 16 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने देशव्यापी टीकाकरण अभियान को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद दिल्ली में स्वच्छता कार्यकर्ता मनीष कुमार भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। मनीष कुमार को दिल्ली के एम्स में इंजेक्शन दिया गया। एम्स के बारे में मैंने आपको बताया था, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि एम्स की स्थापना कब हुई थी और एम्स की स्थापना कब हुई, एम्स के लिए एक्ट कब बना, और दिल्ली एम्स सबसे पहला एम्स था भारत में। ठीक है, ये चीज मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं। क्लियर हो गया? हाँ, रिवाती यादव बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्राजील भी भारत से ही संबंध बना रहे हैं कि वो भारत की वैक्सीन को इंडस्ट्रियल आधार पे भारत से वो लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे IFFI, जिसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहते हैं, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं, अब तो रट गया होगा, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। तो किसको दिया गया भाई? इस बार दिया गया 84 वर्षीय भारत के विश्वजीत चटर्जी जी को क्या दिया गया है, इनको अभी हाल ही में 20 साल बाद इनकी कुछ फेमस मूवियों में एक आती है 20 वर्ष बाद या 20 साल बाद जो इनकी फेमस मूवियां थी। तो ध्यान रखिए, विश्वजीत चटर्जी जी को अभी हाल ही में 84 वर्षीय विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया। किसमें दिया गया दोस्तों? IFFI में दिया गया। IFFI क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि आपका 1952 में स्टार्ट हुआ था, और इसका जो मेन आयोजन होता है वो कहां पर ही होता है, गोवा में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को, ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा वाला फिल्म फेस्टिवल हो रहा है इस बार? 51वां फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, 51st हो रहा है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इनको क्या दिया है, प्रकाश जावड़ेकर, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं इन नामों को। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर जो कि आपके सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, इन्होंने ही इनको क्या दिया है, ये अवार्ड प्रदान किया, जो कि विश्वजीत चटर्जी को प्रदान किया गया। ठीक है, क्लियर है? इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। इनकी कुछ फेमस मूवियां देखें तो ध्यान रखिएगा, इनकी फेमस मूवी में 20 साल बाद इनकी एक मूवी थी, और इनकी एक बहुत फेमस मूवी आई है थी जो कि आपकी नाइट इन लंदन। इन मूवीज के लिए सबसे ज्यादा ये इतिहास में जाने गए, नाइट इन लंदन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक्टर भी रहे हैं। 1950s में इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, 1950 के दशक में अपना कैरियर स्टार्ट किया एज ए एक्टर, और फिर 1975 में ये निर्देशक भी बन गए, यानी कि प्रोड्यूसर के रूप में भी फेमस हुए। ठीक है, सभी का क्लियर है? तो ये आपके 1975 में इन्होंने निर्देशन कार्य प्रारंभ किया, और इनकी पहली जो मूवी थी निर्देशन करते में वो थी कहते हैं मुझको राजा, कहते हैं मुझको राजा। ठीक है, अभी हाल ही में हम लोगों ने एक चीज और देखी होगी, आप लोगों को मैंने बताया भी था, जो IFFI आया, तो IFFI में सभी लोग बताएंगे, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जो पहली 5 मूवियां जो डेब्यू की तहत दिखाई गई, वो किसकी मूवीज थी या किस फिल्म प्रोड्यूसर की मूवियां थी। ठीक है, सभी लोग इस चीज को बताएंगे। हाँ, तो सभी लोग इस चीज को बताएंगे कि यहां पर पहली जो डेब्यू मूवियां दिखाई गई थी वो हम लोगों ने बात करी है, वो किसकी थी। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों अमिताभ बच्चन की और आपका कैलाश खेर की, तो अमिताभ बच्चन और कैलाश खेर क्या है, ध्यान रखिए, कैलाश खेर आपके सूफी और इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड है, सूफिज्म से भी रिलेटेड रहे हैं आपके कैलाश खेर, और अमिताभ बच्चन भारत के फिल्म एक्टर रहे हैं, जिनको सबसे पहले 1971 में इन्होंने अपना ताबड़तोड़ बवाल शुरू किया था। 1971 में आनंद मूवी से इनका जो टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ, आनंद मूवी जिसमें राजेश खन्ना लीडिंग एक्टर में थे और ये सपोर्टिंग एक्टर थे, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड इनको कब मिला था, इनको 1971 में आनंद मूवी के लिए प्रदान किया गया था। उसके बाद से तो इन्होंने जो शुरुआत तो इनकी जंजीर से हुई थी, जंजीर इन्होंने सबसे पहले फेमस मूवी की थी, लेकिन जो इनको अवार्ड्स वगैरह मिलने शुरू हुए वहां पर ये फेमस आनंद से हुए, जहां पर इनको सपोर्टिंग एक्टर के रूप में क्या मिला, अवार्ड प्रदान किया गया। क्लियर है? तो ये अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन को भी क्या दिया जा चुका है, इनको भी पद्म विभूषण तक दिया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, 1991, 1991, 2001 और 2015 में ये भी क्या प्राप्त कर चुके हैं, पद्मश्री प्राप्त कर चुके हैं, पद्म भूषण प्रदान किया गया है, और पद्म विभूषण भी इनको प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, ये हो गया आपके अमिताभ बच्चन। और कैलाश खेर की बात करें तो ध्यान रखिए, कैलाश खेर को अभी तक तो हाल ही बस केवल 2017 में इनको पद्मश्री ही मिला है, तो ध्यान रखिए 2017 में पद्मश्री विजेता बने तो कौन, कैलाश खेर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपकी कैलाश खेर है, विश्वजीत चटर्जी है, और कौन है, अमिताभ बच्चन है। क्लियर हो गया? चलिए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और गायक विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 84 वर्षीय ये व्यक्ति
20 साल बाद और नाइट इन लंदन के मूवियों के लिए बहुत फेमस हुए थे, एक्टिंग के लिए। और 1950 के दशक में अंत में इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और उसके बाद 1975 में इन्होंने कहते हैं मुझको राजा से मूवी से इन्होंने अपना निर्देशन और निर्माण कार्य शुरू किया था। क्लियर हो गया? सभी क्लियर है? चलिए, हाँ, बीइंग उत्तराखंड टूरिज्म, बिल्कुल सही बता रहे बात। ध्यान रखिए, बीइंग उत्तराखंड टूरिज्म के आपके एम्बेसडर हैं। और शाहरुख खान की बात करेंगे, शाहरुख खान कहाँ है सभी लोग बताएंगे। अभी हाल ही में कोलकाता में भी फिल्म फेयर फेस्टिवल हो रहा था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि शाहरुख खान क्या है, वो आपके पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, क्लियर हो गई? चलिए, हाँ, बाबू मोशा इसी में था बाबू मोशा इसी में था भाई। चलिए, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया है? तो ध्यान रखिएगा, नन ऑफ द अदर, नासा नहीं किया होगा, नासा नहीं किया है आपका क्या अभी हाल ही में परीक्षण किया है। अगर जाक्सा की बात करेंगे दोस्तों, जाक्सा कहां का है? ध्यान रखिए, जापान का एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, जापान की जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, जो कि आपकी जाक्सा कहां की है? जापान की है। अभी हाल ही में जापान ने अपना दुनिया में पहली बार, दुनिया का पहला देश बन रहा है जापान, जो कि लकड़ी का सैटेलाइट को क्या कर रहा है? लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। तो लकड़ी की सैटेलाइट लॉन्च करने वाला सबसे पहला देश कौन बना है? जापान। क्यों? क्योंकि ग्रीन एनर्जी के लिए। क्यों? क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो काम की नहीं है अंतरिक्ष में, लेकिन उसके बावजूद वो रिवॉल्व कर रही हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। अगर वो टकरा गई तो बहुत नुकसान करने वाली है। तो इस तरीके से लकड़ी की सैटेलाइट को बनाने की कोशिश कर रहा है कौन? जापान। जापान की कौन सी एजेंसी कर रही है? जाक्सा कर रही है। ठीक है, अगर हम लोग इसरो की बात करेंगे तो 1969 में हमारे इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई जी ने की थी। ठीक है, और सभी को पता है इसके जो चीफ है वो इस समय कौन है? के सिवान। नाम इनका बहुत लंबा चौड़ा है, तो के सिवान इसके क्या है? इसके चीफ है। ठीक है, 1969 में इसकी स्थापना हुई। नासा की बात करेंगे दोस्तों, नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में आइजनहावर ने की थी, आइजनहावर ने इसकी स्थापना की थी, ये इसके फाउंडर थे। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है? और फिर आया आपका जापान। तो जापान के टोक्यो में बना हुआ है जाक्सा का हेडक्वार्टर, और जापान सबसे लास्ट में आया 2003 में आया। ठीक है, 2003 में जाक्सा की स्थापना हुई थी। अच्छा, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, ग्रीन रन के नाम से, ध्यान रखिएगा, ग्रीन रन के नाम से इनकी आखिरी टेस्टिंग हुई है। ग्रीन रन जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज को का आखिरी परीक्षण किया गया, लास्ट परीक्षण जो किया गया है वो आपका ये था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नासा की बहुत ज्यादा ये कोशिश है कि 2024 तक एक मेल और एक फीमेल को एज ए अंतरिक्ष यात्री ये मून तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए क्या कर रहे हैं? इसके लिए ये SLS तैयार कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम को तैयार कर रहे हैं। और अभी हाल ही में जो आपका जो रॉकेट लॉन्च किया गया है, हॉट फायर के नाम से जाना गया है, हॉट फायर रॉकेट के नाम से जाना गया। ठीक है, और अभी इसी हॉट फायर रॉकेट को ही बोला गया सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जा रहा है, जो कि आपका स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम के तहत है। ये SLS क्या है? स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम है। ध्यान रखिएगा, इसी SLS सिस्टम के तहत नासा की उम्मीद है कि नासा क्या करने वाला है? नासा 2024 तक अंतरिक्ष यात्रियों को मून तक ले जाने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखिएगा, अब मून तक ये पहुंच गए, तो अब मून तक अंतरिक्ष यात्री भी जाएंगे, और इनका उद्देश्य है कि 2024 तक एक मेल और एक फीमेल को वहां तक लेकर जाया जाएगा। तो ये सारा सिस्टम किस सिस्टम के तहत होगा? स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम के तहत होगा। स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम के तहत ही ये हॉट फायर रॉकेट जो इस बार लॉन्च किया गया, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इसमें 7,33,000 प्रोपेलेंट लगाए गए थे, प्रोपेलेंट लगाए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको सबसे पावरफुल माना गया है। और मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जो इसकी जो टोटल हाइट है वो लगभग 212 फीट थी। ठीक है, जो कि आपका अभी नासा का ही एक और रॉकेट था, नासा का ही एक और रॉकेट था, जिसको कि नासा ने अपने अलग आर्टेमिस फर्स्ट के नाम से लॉन्च किया था, वो उससे भी शक्तिशाली है बताया जा रहा है। तो ये हॉट फायर नाम का रॉकेट 212 फीट का है, जो कि अभी हाल ही में नासा ने लॉन्च किया। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा करते हैं। 1969, 1958 और ये 2003। सबसे लास्ट में कौन आया था? जाक्सा आया था। जाक्सा क्या कर रहा है? लकड़ी की सैटेलाइट लॉन्च करने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 2020 तक ये क्या कर रहे हैं? 2024 तक ये लोग नासा अब मेल और फीमेल को मून तक ले जाने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। ठीक है, सभी का क्लियर है यहाँ पे? तो ये हो गया आपका नासा के बारे में, और नासा आपका क्या करेगा? अब ये सारे सिस्टम को कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि नासा के चीफ की, तो ध्यान रखिए नासा के चीफ कौन है भाई? नासा के चीफ इधर ये हो गया, हाँ, जिम ब्राइडेनस्टाइन। जिम ब्राइडेनस्टाइन।
तो ये आपके चीफ है समय कौन, नासा के। नासा के संस्थापक कौन थे, आइजनहावर थे। इसरो के कौन है, के सीवान है इस समय चीफ। और इसरो के संस्थापक कौन थे, विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई के नाम से विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप नासा कहते हो, कि अपनी ग्रीन रन टेस्ट सीरीज में 8वें और अंतिम परीक्षण करने वाला है। इसे 8वें चरण को हॉट फायर का नाम दिया गया है, ठीक है। ये किसके तहत हो रहा है, ये सारा हो रहा है स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम के मुख्य चरण को धीरे धीरे साथ लेकर आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की हाइट एंड इसकी जगह पूछना करते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को टूरिज्म के तहत किसने हरी झंडी दी है। तो ये तो सभी को पता है कि किसने दी होगी, अरविंद केजरीवाल तो देंगे नहीं, वहां नरेंद्र मोदी जी ने दी होगी। तो क्वेश्चन बड़ा आसान बनाया गया। अब हम लोग इसके बारे में जरा जान लेते हैं, ठीक है। सरी जी बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट कि आप एग्जाम देने जाइए और एग्जाम दे के आइए, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, डरिएगा मत। आपसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। आपसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, अपने खुद पे विश्वास रखना सीखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, ध्यान रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इसका जो प्रोग्राम आया था, लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिसको बनवाया, तो मैं आपको बता दूं ये नरेंद्र मोदी जी ने नहीं शुरुआत करवाई थी। इसका जो प्लान जो अनाउंस हुआ था, वो केवल नरेंद्र मोदी जी ही नहीं है इसके पीछे, ध्यान रखिएगा, केवल वही नहीं है, और भी लोग हैं। तो इनका प्लान तो 2010 में ही बन गया था, 2010 में ही इनका प्लान बन गया था, ठीक है। और 2013 में इसका काम स्टार्ट हुआ था। 5 साल बाद 2018 में जाकर ये क्या हुआ, ये आपका मतलब एग्जीक्यूशन किया गया, मतलब ये प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ का मतलब पूर्ण रूप से तैयार हुआ, ठीक है, पूर्ण रूप से इसको तैयार किया गया। क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा। इसकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कितनी हाइट है, सभी लोग बताएंगे। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, 182 मीटर इसकी हाइट है, लगभग 597 फीट इसकी हाइट है, ठीक है। ध्यान रखिए कौन सी नदी पर बना है दोस्तों, ये नर्मदा नदी के तट पे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद सरदार सरोवर डैम इसी के पास में है, सरदार सरोवर डैम, ठीक है। इसकी वजह से एक जगह बहुत फेमस हुई है, केवड़िया रेलवे स्टेशन जो बना, वो उसका नाम इसी वजह से हुआ। तो केवड़िया में ही बना हुआ है क्या, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर और सरदार सरोवर डैम के पास, ठीक है। सरदार सरोवर डैम सभी को याद हो गया होगा, कई बार पढ़ाया मैंने, नर्मदा नदी के तट पे बना हुआ है, ठीक है। 2013 में ये स्टार्ट हुआ था, 2018 में ये पूर्ण रूप से क्या हुआ, तैयार हुआ, ठीक। और ये केवड़िया में बना, क्लियर है सभी को। अभी हाल ही में क्या किया गया, हाल ही में भारत के 8 अलग अलग शहरों से, जैसे दादर से स्टार्ट किया गया, चेन्नई से स्टार्ट किया गया, आपका हजरत निजामुद्दीन से स्टार्ट किया गया, ऐसे करके लगभग 8 अलग अलग शहरों से एक साथ ट्रेनें चलाई गई, कहां के लिए, केवड़िया के लिए। तो ये दुनिया में पहली बार, भारत का पहली बार ही ऐसा कोई प्रोजेक्ट चला है जो अलग अलग 8 शहरों से क्या हो रहा है, एक ही गंतव्य के लिए एक साथ एक समय पर ट्रेनें चलाई गई हैं, ठीक है। अगर इनके शहरों की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो शहरों में आपके बनारस तो होगा ही होगा, हर हालत में होगा, ठीक है। तो यहां बनारस है, बनारस के साथ आपका दादर है, दादर के साथ एक अहमदाबाद है, अहमदाबाद, 3 शहरी हो गए। हजरत निजामुद्दीन हो गया, हजरत निजामुद्दीन हो गया, ठीक है। एक आपका चेन्नई है, एक आपका प्रताप नगर है, प्रताप नगर है, क्लियर है। कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 ही हुए अभी। तो एक आपका रीवा होगा और एक आपका होगा 1 2 3 4 5 6, एक आपका रीवा है, ठीक है। क्लियर हो गया 8। तो ये हो गए आपके 8 शहर। तो ये 8 शहर के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि आपका केवड़िया तक के लिए क्या चलाई जा रही है, ट्रेन चलाई जा रही है, क्लियर हो गया। तो ये है आपका क्या, ये आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए चलाई जाएगी एक साथ ट्रेनें, और ये फर्स्ट टाइम है जब 8 ट्रेनों को एक ही गंतव्य के लिए क्या किया गया है, चलाया गया है, क्लियर है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बहुत सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला नेहा जायसवाल जी। राम सुतर, ये तो मैं भूल ही गया, राम सुतर, ध्यान रखिए, राम वी सुतर पूरा नाम है इनका। राम वी सुतर वो है जिन्होंने, इसको मिस्त्री मत बोलिए इनको, ये डिजाइनर है। तो
तो इन्होंने ही डिजाइन किया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को रामवीर सुतर ने क्या किया है, डिजाइन किया है, ठीक है। तो मिस्त्री कहकर मत बनाओ, इतनी बड़ी उन्होंने मूर्ति बनवाई है। तो और दूसरा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके नाम पे बनी है, सभी को पता है, वल्लभ भाई पटेल के नाम पे बनी है। वल्लभ भाई पटेल कौन थे भाई, तो ध्यान रखिए भारत के पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। और इनके बारे में क्या क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, आयरन मैन इनको बोला करते थे, ठीक है, लौह पुरुष से। दूसरा, वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत की सभी रियासतों को मिलाकर भारत में लेकर आए, समझा बुझाकर सब उन्होंने काम किया। उसके बाद ये वल्लभ भाई पटेल ही है जिन्होंने ऑपरेशन पोलो चलवाया था, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है हिस्ट्री में। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के साथ की गई सैन्य कार्रवाई थी। हैदराबाद भारत की एकमात्र ऐसी रियासत थी जो कि भारत में शामिल नहीं हो रही थी किसी भी कीमत पे। जैसे कश्मीर अंततः आ गई, जम्मू कश्मीर अंततः आ गया, आपका जूनागढ़ की रियासत अंततः आ गई, लेकिन यहां पर क्या हुआ, ऑपरेशन पोलो करना पड़ा हैदराबाद के साथ, क्योंकि हैदराबाद का एक शासक था, निजाम थे, उनका नाम था उस्मान अली खान। उस्मान अली खान क्या नहीं कर रहे थे, वो भारत में आने को, शामिल होने को राजी नहीं हो रहे थे। तो वहां पर ऑपरेशन पोलो किया गया। ऑपरेशन पोलो के तहत मिलिट्री अफेयर्स किया गया, हैदराबाद को जानबूझ के इंडिया में शामिल किया गया और इंडिया का पहला स्टेट बनाया गया आपका आंध्र प्रदेश 1953 में, ठीक है, क्लियर है। अरविंद केजरीवाल के बारे में आप सभी जानते हैं, अमित शाह के बारे में आप सभी जानते हो, तो यहां कहने से कोई मतलब नहीं बनता। क्लियर हो गया सभी का क्लियर है भाई। तो ये हो गया आपके क्या, ये हो गया आपके हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों के बारे में, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। किस लिए किया गया होगा, ये आप भी जान सकते हैं, टूरिज्म के लिए किया गया है, क्योंकि टूरिज्म कोविड के समय में बुरी तरह बर्बाद हुआ। अगर हम बात करें आपकी यहाँ पर दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, वाराणसी, चेन्नई, प्रतापगढ़ और रीवा, इन शहरों से ये क्या की गई, स्टार्ट की गई, ठीक है, क्लियर है, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, हाल ही में किसे USIBC, जिसको यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल कहते हैं, कि वाइस चेयरमैन चुना गया है। तो ध्यान रखिए किसको चुना गया है, बायोकॉन की संस्थापक और बायोकॉन की चीफ किरण मजूमदार शाह। बायोकॉन की अगर हम लोग बात करें तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, और लीडिंग कंपनियों में आती है, ठीक है। तो बायोकॉन जो है कहां पर स्थित है भाई, बैंगलोर में मेन इनका सेंटर स्थित है, बैंगलोर बेस्ड बायोकॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी के संस्थापक किरण मजूमदार शाह को आपका USIBC की वाइस चेयरमैन के रूप में, यानी कि उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है। गरिमा वर्मा के बारे में कल मैंने जिल बिडेन के बारे में आपको बताया था, उनकी जो उनके ऑफिस की जो डिजिटल डायरेक्टर बनी है वो आपकी गरिमा वर्मा बनी है। शिव नरवाल के बारे में कल मैंने आपको बताया था, ये क्या है, ये आपके ये क्या है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ये आपके शूटिंग एक्सपर्ट है, मतलब ये आपके शूटर है, जिनमें कल मैंने आपको बताया था जो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है उसमें ये भी शामिल थे। ये आपके दूसरे और तीसरे नंबर पे, क्लियर है। हाँ, वेरी गुड, साजिद क्वेश्चन बिल्कुल सही। USIBC की जो चेयरमैन निशा बिस्वाल है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, USIBC की उपाध्यक्ष के रूप में ये बनी है। और भी 2 लोग बने हैं, अभी बताते हैं आपको। नेस्डेक के उपाध्यक्ष भी यहां पर है। USIBC के जो चीफ है, चीफ कौन है भाई, चीफ है इसकी निशा बिस्वाल, ये इनका नाम है, ठीक है। तो चीफ ये है। और अगर उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो उपाध्यक्ष में किरण मजूमदार है। उसके बाद एमवे के जो सीईओ है मिलिंद पंत, ध्यान रखिएगा, एमवे जो FMCG कंपनी है, एमवे के जो सीईओ मिलिंद पंत, ये भी इसके चीफ बने हैं। 3 चीफ बने हैं दोस्तों यहाँ पे, एक आपके मिलिंद पंत बने हैं, एक आपके बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह बनी है, और एक आपके नेस्डेक के बने हैं एडवर्ड नाइट, ध्यान रखिएगा, एडवर्ड नाइट में नहीं दिया है, नहीं, एडवर्ड नाइट। तो एडवर्ड नाइट क्या है, ध्यान रखिएगा, ये आपके नेस्डेक के बारे में आपने सुना होगा, यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये नेस्डेक के उपाध्यक्ष है, ठीक है। और भी चीजें आपको यहां पर बता देते हैं, जैसे कि ध्यान रखिएगा, अब सुन लीजिए, पहला आपका बायोकॉन की चीफ बनी है, उपाध्यक्ष बनी है USIBC की। उसके बाद ये USIBC की चीफ बनी है आपके एडवर्ड नाइट, जो है वो नेस्डेक के उपाध्यक्ष है और इसके भी उपाध्यक्ष बने हैं। और एमवे के जो सीईओ हैं आपके मिलिंद पंत, ये भी इसके USIBC के उपाध्यक्ष। तो 3 उपाध्यक्ष बने दोस्तों यहाँ पे, और इसकी जो चीफ है वो कौन है, निशा बिस्वाल है, ठीक है, क्लियर रखिएगा इस चीज को। तो यहां पर ऑप्शन में केवल एक ही दिया, क्योंकि आपका
मजूमदार शाह का ऑप्शन दिया है, लेकिन ध्यान रखिए 3 उपाध्यक्ष बनाए गए। अगर हम लोग बायोकॉन की बात करें और आपका एमवे की बात करें, तो बायोकॉन की बात करेंगे तो बायोकॉन की स्थापना कब हुई थी? 1978 में किरण मजूमदार शाह ने की थी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रूप में स्थापित है कहां पर? बैंगलोर में, ठीक है। और कुछ बचा है यहां पर। एमवे की बात करेंगे तो एमवे की स्थापना 1959 में बनी थी। यूएसए में इसका क्या है? यूएसए में वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दुनिया की लीडिंग एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में आती है ये, जिनमें कि इनका कोई भी अपना एक अलग अलग ये लोग पार्ट्स में अलग अलग यूनिट्स नहीं बनाते हैं। कस्टमर ही इनका क्या होता है? एजेंट होता है। कस्टमर को ही ये एजेंट बनाते हैं, उनको फिर कमीशन देते हैं और ऐसे करके अपना ये लोग काम करते हैं। तो मिलिंद पंत इसके क्या है? सीईओ है। और अगर हम लोग बात करें एडवर्ड नाइट की, तो एडवर्ड नाइट किसके हैं? नैस्डैक के। ध्यान रखिएगा नैस्डैक क्या है? एक स्टॉक एक्सचेंज है, यूएसए का एक स्टॉक एक्सचेंज है नैस्डैक, जिसके बारे में आपको मैं बता दूं नैस्डैक इनका सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। किसका? यूएसए का। इनका सबसे बड़ा बोला जाए तो ध्यान रखिएगा इनका जो हेडक्वार्टर है इनका न्यूयॉर्क में ही है। और अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को देखेंगे तो ध्यान रखिए इनका जो नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज है वो इनका न्यूयॉर्क ही है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नंबर 1 पे है, नैस्डैक नंबर 2 पे है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपका नैस्डैक आपका यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी, 1971 में की गई थी, ठीक है। तो ये हो गया आपके इतने सारे क्वेश्चन। उसके बाद और ध्यान रखिए भारत में जो कमोडिटी एक्सचेंज है, ध्यान रखना दोस्तों, इंडिया में जो कमोडिटी, हमारे यहाँ 2 प्रकार के एक्सचेंजेस होते हैं, सभी जगह होते हैं। अगर आप गुड्स का कारोबार करते हैं, अगर आप किसी भी खाने पीने या बाजार में बिकने वाली वस्तु का कारोबार करते हैं, वो आपकी कमोडिटी एक्सचेंज बन जाती है। और अगर किसी भी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो वो आपकी स्टॉक एक्सचेंज बन जाते हैं। तो कमोडिटी एक्सचेंज का सिस्टम जो इंडिया से लिया गया, वो इंडिया में कमोडिटी एक्सचेंज का सिस्टम कहां से आया था? नैस्डैक की पद्धति पर ही लाया गया था। क्लियर है? उसके बाद गरिमा वर्मा और शिव नरवाल मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है? अतुल पंडित जी क्या हो गया? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएसआईबीसी ने तत्काल प्रभाव से 3 टॉप कॉर्पोरेट लीडर्स को यूएसआईबीसी का उपाध्यक्ष बनाया। तो ध्यान रखिएगा इनके ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है, जिनमें तीनों में कौन कौन है? ध्यान रखिएगा निशा बिस्वाल इसकी चीफ है, ठीक है। उसके बाद परिषद के निदेशक के साथ मिलकर भविष्य के रूप में यूएस भारत वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। 3 नए वाइस जो प्रेसिडेंट बने हैं, ध्यान रखिए बायोकॉन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं कौन? किरण मजूमदार शाह, और इसकी संस्थापक भी हैं। एमवे के सीईओ है मिलिंद पंत, और नैस्डैक के उपाध्यक्ष है एडवर्ड नाइट। क्लियर है? तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया? तो ध्यान रखिएगा ये पेट्रोलियम के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए और ग्रीन पेट्रोलियम का प्रयोग करने के लिए। चंदन कुमार जी पढ़ाई कर लो बेटा, ठीक है। क्या हो गया? बड़े दिन बाद दिखाई दिया आप आज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड सक्षम कैंपेन? तो सक्षम कैंपेन किसने लॉन्च किया है? अभी आपका वित्त मंत्रालय ने ही लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपका क्या है? जो कि पेट्रोलियम रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा करवाया गया। तो यहां पर वित्त मंत्रालय कह रहा हूं, पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा सक्षम है क्या? सक्षम एक ऐसा कैंपेन है जो देश में लोगों को पेट्रोलियम के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए और बायो पेट्रोल का अधिक से अधिक प्रयोग, बायो पेट्रोल यानी बायो डीजल या बायो पेट्रोल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाए, ठीक है। और जो सर्वाधिक प्रयोग किया जाए, और अगर देखा जाए तो वहां पर इन लोगों ने इस जागरूकता को इसलिए चलाया है क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा यूज करिए। नॉन रिन्यूएबल जो है, जो एक बार जा रही है और फिर सालों साल नहीं आएंगी, जैसे फॉसिल्स है या जीवाश्म है, उससे जो पेट्रोलियम क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आने वाले समय में वो खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इसके लिए इन्होंने कैंपेन चलाया सक्षम। सक्षम की बात करेंगे तो ये संरक्षण क्षमता महोत्सव बनाया गया है, ठीक है। संरक्षण 100 से है, क्षमता महोत्सव, ठीक है। तो ये जो महोत्सव है, ये आपके महोत्सव को शॉर्टकट में बोला गया, देखिए सक्षम। तो ये ऐसे बनाया गया। ये महोत्सव जो है पूरा 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए इसको कैंपेन के रूप में शुरू किया गया है। तो ये किसने शुरू किया है दोस्तों? ये पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया। उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधन और उसके तरफ प्रेरित करने के लिए इसको चलाया गया है। तो ये आपका सक्षम है। और ध्यान रखिएगा इसको मेन जो लीड कर रहा है, कौन कर रहा है? इसको मेन लीड कर रहे हैं पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा पेट्रोलियम
पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। इस एसोसिएशन द्वारा इसको लीड किया जा रहा है पेट्रोलियम मंत्रालय के माध्यम से। इस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो प्रदूषण के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन का स्थापना 1978 में की गई थी, ठीक है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, तत्कालीन जो आपके भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई ने ही इस संबंध में सबसे पहले जागरूकता लेकर आए थे, ठीक है। क्लियर दोस्तों? तो ये हो गया आपका पेट्रोलियम मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय आप जानते ही हैं, वित्त मंत्रालय आप जानते हैं, तो यहां कुछ बताने की उतनी जरूरत है नहीं। तो ये आज की आपकी करंट अफेयर्स है। स्टडी गुरुजी नमस्कार। बायोडीजल कैसे बनता है? ध्यान रखिएगा, बायोडीजल कैसे बनता है सभी को मैं बता चुका हूं जट्रूफा के बारे में। जट्रूफा एक प्लांट है जो कि आपकी मैक्सिको की खाड़ी में सबसे पहले मिला था, मैक्सिको के गल्फ में सबसे पहले मिला था, और इसी जट्रूफा को इंडिया में कहते हैं बेटा रतन जोत। क्या बोलते हैं? रतन जोत कहते हैं। इससे इंडिया में बायोडीजल तैयार किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग डीजल या पेट्रोलियम की क्षेत्र की बात करेंगे तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करिए कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका रिविजन हो जाता है। तो इसका ध्यान रखा करिए कि आपका पेट्रोलियम के संबंध में जो क्रांति आई थी वो कौन सी है, ब्लैक है, ब्लू है या येलो है, सभी लोग इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सभी को पता है, ठीक है। तो आज सभी के लिए इतने रखते हैं, बाकी हम लोग कल फिर से क्लास में मिलेंगे। रोज सुबह 10:30 बजे आपकी करंट अफेयर्स होती है, और आज शाम में जैसे कि वो ट्रेजेडी हो गई थी तो मैं कल नहीं आ पाया, लेकिन आज शाम में आपकी 9:30 बजे क्लास लगेगी। वो 9:30 पे थी, 9:30 पे ही लगेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी हम लोग फिर से मिलेंगे कल सुबह 10:30 और शाम को 9:30 बजे। शाम को 9:30 बजे मेरी 60 क्वेश्चंस की जो पोस्टमार्टम वाली क्लास होती है वो क्लास उसी तरीके से चलती रहेगी, और सुबह 10:30 बजे आपकी करंट अफेयर्स चलेगी। ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी मतलब ये वीक खत्म होते ही मैं आप लोगों के लिए पूरे मंथ का करंट अफेयर्स एक क्लास